नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आज तमाम दलों को झटका लगा है, तो तमाम दलों के लिए नींद भी उनकी उड़ गई है। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का रंग और भी गाढ़ा होता जा रहा है। किसी का कुनबा बढ़ रहा है तो किसी के एक के बाद एक गठबंधन हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी करी। सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस से बाकी विधायक अदिति सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगड़ी से बसपा विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अदिति सिंह और वंदना सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि अदिति सिंह रायबरेली सदर से कांग्रेस की सीट पर 2017 में पहली बार विधायक बनी थी, लेकिन अदिति सिंह की सबसे बड़ी पहचान है कि वो बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अखिलेश सिंह 5 बार के विधायक रहे हैं। कुछ वक्त पहले उनका निधन हुआ और निधन के बाद से ही बीजेपी के ज्यादा करीब रही हैं। अदिति सिंह के तौर पर बीजेपी को एक बड़ा चेहरा जरूर हाथ लगा है। यूपी चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए अहम फैसला हो सकता है। तो वहीं बीजेपी की पार्टी सदस्यता के बाद हमारे संवाददाता ने अदिति सिंह से खास बातचीत करी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो रायबरेली की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगी। बाकी जो भी आलाकमान कहेगा मंजूर होगा। अदिति जी, आज भाजपा को ज्वाइन करने का कारण क्या रहा, आखिरी वजह क्या है? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ और उनके साथ उनकी टीम में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनके सारे नेताओं को कि उन्होंने मुझे। किस सीट से चुनाव लड़ेंगी? क्या सदर सीट से चुनाव लड़ेंगी या अन्य कोई सीट का मांग करेंगी? मैं तो सदर सीट की ही मांग करूंगी और बाकी पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा कि वो किस सीट से लड़ाएंगे या जो। महिलाओं को लेकर क्या सोच है आपका? कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर अभी भी भाजपा की सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं। मुझे तो लगता है कि जितना मुझे इस सरकार में असुरक्षित महसूस होता है और जितना मेरे जानने वाले मुझे बताते हैं, सब लोग, जैसे खुद मैं कम उम्र की महिला हूँ, बहुत ज्यादा हम लोगों ने काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है महिला सुरक्षा को लेके और डेफिनेटली ये मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी। कम से कम अपनी विधानसभा की मैं बात कर सकती हूँ। थैंक यू अदिति सिंह ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, हम महिलाओं के जो असुरक्षित रहने की बात कही जा रही है, मैं उससे बहुत प्रभावित हुई हूँ और साथ ही बीजेपी से हम पूरी मांग करेंगे कि वो सदर सीट से हमें टिकट दें। कैमरामैन आशीष के साथ जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के करीब आते ही नए समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं। आज आम आदमी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करी। गठबंधन की चर्चाओं को हवा मिली। तो वहीं अपना दल के एक समूह को अपने पाले में करने में समाजवादी पार्टी प्रमुख कामयाब रहे। आज सुबह आप नेता संजय सिंह ने अखिलेश यादव से जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट कार्यालय में मुलाकात करी। दोनों नेताओं में ये तीसरी मुलाकात रही। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली। इस पूरे बारे में संजय सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी के कुशासन को हटाना है और इसलिए हम साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा से गठबंधन की दिशा में बातचीत शुरू हो चुकी है। सपा नेताओं का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ, पर दिल्ली से सटी और बड़े शहरों की सीटों को लेकर जरूर चर्चा हुई है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, संवाददाता लखनऊ से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? आज का जो पूरा दिन रहा काफी ज्यादा सियासत भरा रहा। कोई पार्टी से जुड़ा है, किसी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, किसी को झटका लगा, किसी का कुनबा बढ़ा, क्या कुछ कहना है? देखिए, आज का दिन सियासी दलों के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि खेमेबाजी जरूर शुरू हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी में आज आपने देखा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मिलने पहुंचे, जो अपना दल की कृष्णा पटेल हैं, उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा एक और दल है, उसके भी अध्यक्ष आज पहुंचे थे, केशव मौर्य। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साधने में जुटी हुई है। उसी तरफ अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में भी आज खेमेबंदी शुरू हुई है। बड़े जो नेता हैं उनको तोड़ने की कवायद तेज हो गई है। वंदना सिंह पहुंची हैं, इसके अलावा रायबरेली की अदिति सिंह पहुंची हैं। दोनों मौजूदा विधायक हैं और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियों की तरफ से जो खेमेबंदी है वो शुरू हो गई है। बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने की जद्दोजहद जुटे हुए हैं सभी सियासी दल। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी आने वाला समय है
वो चुनाव में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इस तरह के चेहरे आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा मजबूत होती है, तो वो उसका फायदा दलों को जरूर मिलेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो अदिति सिंह और वंदना सिंह को ज्वाइनिंग कराई गई है, वो काफी समय से उनके करीब देखी जा रही थी, और खासकर अदिति सिंह काफी समय से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती आई हैं, कांग्रेस पे ही सवाल उठाती आई थी, तो कहीं ना कहीं उनका आ जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तौकीर के दवाई जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सियासत भरा आज का दिन सियासी बुधवार रहा और ये दिन बेहद अहम हर दल के लिए। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शौर्य चक्र विजेता पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्मशती समारोह में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने समारोह में शामिल लोगों को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आजादी में कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा, उनके योगदान को जनता के सामने लाया जाना चाहिए। महामहिम ने अपने संबोधन में चौधरी हरमोहन सिंह के एक वाक्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हरमोहन सिंह मुझसे कहा करते थे कि जिस क्षेत्र में विकास ना हो रहा हो वहां पर शिक्षण संस्थान खुलवा दीजिए, इससे वहां की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो आगे चलकर विकास जरूर होगा। ऐसा ही चौधरी साहब ने करके दिखाया। मेरा कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर आना जाना होता था। हम लोग ट्रेन से ट्रेवल करते थे। हम दोनों, जब मैं देखता था रात्रि की ट्रेन हो या दिन की ट्रेन हो, इन यात्राओं के दौरान मुझे उन्हें निकटता से जानने और उनके अनुभवों से समृद्ध होने का अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात यह थी, उनके दिल में सभी के लिए सद्भावना, सभी के लिए भाईचारा। और उसकी एक मिसाल मैं देता हूं। वो जब ट्रेन में आते थे तो अपने घर से बना हुआ भोजन होगा, कुछ पकवान होंगे, कुछ लड्डू होंगे, और ये सब चीजें जब लाते थे तो जब हम लोग बर्थ पर बैठ करके हमें ऑफर कर दिया, वो तो सहयोगी में था उनका, लेकिन जितने भी लोग उनके आसपास के सब लोग होते थे तो वो किसी से ये नहीं पूछते थे कि आपको कहां से कहां जाना है, किस गांव के रहने वाले हो, किस शहर में जाना है, कुछ नहीं पूछते थे। वो ये कहते थे ये हम सब लोगों के हम सफर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पहला कदम और बढ़ा दिया गया। कैबिनेट मीटिंग में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कृषि कानून रद्द होने के बाद बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी क्या कृषि कानूनों को रद्द करने का मकसद क्या है और क्या है इसके पीछे का सियासी गणित, ये आपको समझना चाहिए और समझने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट भी देखनी होगी। देखिए, देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लगने के साथ ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2022 के शुरुआत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिहाज से विपक्षी दल इसे पॉलिटिकल कवायद कह रहे हैं, लेकिन चुनावों में तकनीकी तौर पर महज 5 से 6 महीने का समय बचे होने से ये भी बड़ा सवाल है कि इन कानूनों से मुरझाया कमल कितना खिल पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कृषि कानून वापसी का पूरा पॉलिटिकल गणित समझा जाए। दरअसल यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से करीबन 210 सीटों पर किसान ही जीत हार का फैसला करते हैं। इसी फैक्टर ने पिछले 1 साल से कृषि कानूनों पर अड़ियल रवैया अपनाकर बैठी सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। भाजपा चुनावों तक किसानों को नाराज नहीं रखना चाहती है और न ही करना चाहती है, खासतौर पर वेस्ट यूपी में। यूपी वेस्ट में किसानों को लेकर बनी नाराजगी ने अहम भूमिका निभाई है। यहाँ के जाट समुदाय ने भाजपा को यूपी और केंद्र में सत्ता दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है। यहाँ 12% जाट, 32% मुस्लिम, 18% दलित, अन्य और ओबीसी 30% हैं। लेकिन किसान आंदोलन में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा जाट समुदाय के ही किसान बैठे दिखाई देते हैं।
इसके अलावा वेस्ट यूपी में ही बागपत और मुजफ्फरनगर है जो जाटों का गढ़ है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही एक तरह से भारतीय किसान यूनियन का गढ़ सिसौली भी मुजफ्फरनगर में ही आता है और जाट समुदाय के परंपरागत झुकाव वाले राष्ट्रीय लोकदल की राजधानी कहलाने वाले छपरौली बागपत में आता है। बीजेपी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि कानून वापस लेना जाट समुदाय के नेतृत्व में किसानों के एक वर्ग को घर वापसी करने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह से खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। कृषि कानूनों की वापसी से अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलेगी। जहां इनके नेता और कार्यकर्ता जाट बाहुल्य गांवों में घुसने से डर रहे थे, अब पार्टी नए जोश के साथ पश्चिम यूपी में जाटों को साधने की कोशिश में जुट जाएगी। प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लिया, उसके पहले अमित शाह को पश्चिम का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का समीकरण जरूर तब्दील होगा। बहरहाल बीजेपी का ये कदम उसके लिए सेल्फ गोल साबित होगा या मास्टर स्ट्रोक। चौक चौराहों पर इस बात की चर्चा जोरों पर हो रही है। देखना है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का सियासी असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कितना होगा। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। सहारनपुर के आईपीटी सभागार में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा उत्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में सपा बसपा और केंद्र में यूपीए की सरकार के समय चोरों और चारों ओर भय, भूख और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सपा की सरकार में पहले एक जिले में और एक ही जाति के लोगों को नौकरी मिला करती थी, लेकिन योगी सरकार में प्रदेश के 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल यूपी को तालिबान बनाना चाहते हैं, इसलिए योगी के साथ आए ताकि देश और धर्म को बचाया जा सके। प्रदेश में एक बार बसपा एक बार सपा की सरकार थी और देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भय और भ्रष्टाचार ये प्रदेश से लेकर देश में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का उल्लेख कुछ हद तक भाई प्रांशु जी ने किया है। इस सभागार में जब मैं पीछे देखता हूं तो हमारे भाई सुमेंद्र तोमर जी जो मेरठ के लोकप्रिय विधायक भी हैं, ये हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री थे। प्रांशु जी राष्ट्रीय मंत्री थे, राघव जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इसी तरह से बाकी और कई साथी आज देखने को मिले। प्रीतम जी उनके बिल्कुल बगल में आखिरी रूम में बैठे विधायक जी की। पहली बात तो आपने विधायक होकर भी ये नहीं चाहा कि आप अगली पंक्ति में बैठे, यही दिखाता कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो चलिए देवभूमि का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रद्द हो सकता है देवस्थानम बोर्ड। देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर सकती है प्रदेश सरकार। सरकार जल्द ही अहम फैसले का ऐलान कर सकती है। घोषणा होगी 27 नवंबर को। दून में बड़े आंदोलन की तैयारी में है तीर्थ पुरोहित। इससे पहले सरकार को फैसला लेने का जो दबाव है वो बनता नजर आ रहा है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। पुरोहितों के विरोध के चलते दबाव में है प्रदेश सरकार। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से जोरों शोरों से हो रही है और दबाव भी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि 27 नवंबर को तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों की ओर से आंदोलन किया जाएगा और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस आंदोलन से बचा जाए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, तो क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, तीर्थ पुरोहितों का सीधा ऐलान है 27 नवंबर तक अगर सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई ऐलान नहीं होता है तो आंदोलन जरूर होगा। क्या माना जाए, उससे पहले किसी तरीके का ऐलान हो सकता है क्या? क्योंकि देवस्थानम बोर्ड अपने आप में हॉट टॉपिक बना हुआ है सियासी गलियारे में इस समय।
बिल्कुल पूजा, दोपहर की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बकायदा है कि विधिवत मैसेज यहाँ पर फ्लोट किया गया था कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है और उसी का बेसब्री से इंतजार पूरे उत्तराखंड में हो रहा है कि आखिर सरकार ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है जिसकी तैयारी शासन स्तर पर चल रही है। तो इसका इंतजार है और उम्मीद ये है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ अगर देवस्थानम महापंचायत की बात की जाए, जो चारधाम महापंचायत है, उनकी तरफ से भी बकायदा देहरादून के डीएम और एसएसपी को एक पत्र लिखा गया है जिसके माध्यम से 27 नवंबर को राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से सचिवालय तक एक आक्रोश रैली निकालने की परमिशन मांगी गई है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जो महापंचायत है वो 27 नवंबर को एक काला दिवस के तौर पर उत्तराखंड में मनाने जा रही है, जिसके लिए बकायदा 8 संयोजक यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं जो रैली में अलग अलग माध्यम से रैली को संभालने का काम करेंगे। डीएम एसएसपी से इसकी परमिशन मांगी गई है। तो एक बड़ी रैली होगी देवस्थानम बोर्ड के विरोध में राजधानी देहरादून में, तो इससे बचने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकती है जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। हालांकि जो समय दिया गया था, जो विश्वसनीय सूत्रों से हमारी बात हुई थी, वो 4 बजे तक इसकी जानकारी दे रहे थे कि 4 बजे तक सरकार फैसला ले सकती है। हालांकि कोई विधिवत आदेश अभी तक शासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि देवस्थानम बोर्ड से ही जुड़ा ये बड़ा फैसला हो सकता है जिसकी जानकारी देर रात तक साझा की जा सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर औपचारिकताएं क्या हो रही हैं, शासन स्तर पर क्या चल रहा है, धामी सरकार क्या चाहती है, इसका कोई भी अभी तक बाहर निकलकर नहीं आया है कि सरकार के मन में आखिर चल क्या रहा है। हालांकि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारधाम महापंचायत जरूर अपनी तैयारियों को इम्प्लीमेंट करने की तैयारियों में है, जिसके लिए डीएम एसएसपी को पत्र भेजा जा चुका है और 8 संयोजकों को भी रैली के लिए तैनाती दी जा चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अंदर खाने से कोई खबर फिलहाल बाहर नहीं आई है, लेकिन सुर्खियों में लगातार बना हुआ है कि फैसला देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज भाजपा मुख्यालय देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रबंधन से संबंधित बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजयेंद्र अजय समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व शामिल हुआ है। बैठक समापन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बनाए गए 33 समितियों की अलग अलग समूहों में समीक्षा की जा रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव के रोडमैप पर मंथन किया जा रहा है। कुछ बैठकें कल सुबह होंगी, कुछ बैठकें अब हुई है और इन बैठकों में अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ बैठकर मंत्रणा करना, उनके काम में कैसे कैसे काम करना, इसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं और उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। तो आज चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, आरपी सिंह जी और प्रहलाद जोशी जी, सभी लोग इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। इससे अलग एक बैठक अभी हमारी हुई है और हमारे जो छोटा कोर ग्रुप है उसकी बैठक, यानी कुल मिलाकर चुनाव का क्या हम लोगों ने अभी तक कर रहे हैं, क्या आगे होना है। कल हम श्रीनगर भी एक जो हमारा 3 जिलों की बैठक श्रीनगर में होगी, इससे अलग जो हमारी कोर कमेटी है उसके मेंबरों के साथ अलग अलग बैठक होगी। कुल मिलाकर चुनाव की दृष्टि से सारे कार्यक्रम ये 2 दिन के इस प्रकार से हो रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खनन प्रेमी मुख्यमंत्री बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्तमान में धामी सरकार की ओर से की जा रही घोषणाओं पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए और कहा कि ऐसी घोषणाएं कभी पूरी नहीं होंगी। आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाल रहे हैं। कल हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा के बाद आज हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाल विरोध जताया है। लाल ढांग क्षेत्र में निकाली गई इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। मैंने 2 महीने पहले कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी खनन के अत्यधिक प्रेमी हैं और अब तो ये लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है, चाहे पुल गिरे, चाहे बाजार बहे, चाहे गांव बहे, लेकिन खनन जितना कर सकते हो कर दो। ये बरसात हमारे उत्तराखंड के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है क्योंकि खनन प्रेमी मुख्यमंत्री ने जगह जगह पूरी नदियां खोद डाली। इन्होंने घोषणाओं की भी मजाक बना करके रख दी है, धरातल में कहीं उतरने वाले नहीं है और जो संजीदा अधिकारी हैं वो सब छुट्टी जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं, वो जानते हैं कि जो हमसे गलत घोषणाएं करवाई जा रही हैं, जो अगली सरकार आएगी वो जवाब तलब करेगी, कहेगी वह पैसा कहाँ था, तुमने लाओ बताओ हमको वित्तीय प्रावधान।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अब दावेदार भी अपने अपने टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले युवा नेताओं ने दावेदारी की ताल ठोकते हुए सेकेंड लाइन को टिकट देने की मांग की है। युवा दावेदार चाहते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में अब सेकेंड लाइन को आगे बढ़ाए जाने की मांग उठे। युवा चाहते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी युवा हैं, इसलिए अब युवा राजनीति का वक्त आ गया है। देखिए, मैं लंबे समय से जो है कि एक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगभग 24-25 वर्ष जो है कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैं संगठन के विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ। युवा मोर्चा में रहा हूँ, प्रदेश की मेन बॉडी में रहा हूँ, प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूँ, प्रदेश में मंत्री रहा हूँ। सरकार में तराई बीज विकास निगम का अध्यक्ष का काम करने का भी मुझे अवसर। राजधानी देहरादून में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सिख समाज ने आक्रोशित होकर पुतला दहन किया है। सिख समाज का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर सिखों और किसानों पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, टिप्पणियां कर रही हैं, जिससे देश का आमजन और समस्त सिख समाज आहत है। देखिए, किस बात की नाराजगी नहीं, लगातार वर्षों से हम लोग कंगना रनौत को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। कभी हमारे महान नेताओं के ऊपर टिप्पणियां करती हैं, कभी किसानों के ऊपर टिप्पणियां करती हैं, कभी उनको खालिस्तानी बताती हैं, कभी आतंकवादी बताती हैं। अब उन्होंने हद पार करते हुए सिखों को कुचलने की बात कही अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर। इस प्रकार की भाषा का उनकी बुद्धि की जो क्षमता है वो निम्न स्तर की उनकी बुद्धि है, ये उसका परिचायक है। और आज हम सिख समाज तमाम इससे आहत होकर के हमने आज यहाँ उसका विरोध प्रदर्शन किया, उनका पुतला दहन किया और आज हम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं डीएम साहब के माध्यम से, और जिसमें मांग कर रहे हैं कि उस पर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसका पद्मश्री वापस हो और पूर्व में दिए गए जितने भी उसके अवार्ड हैं उस सारे अवार्ड उसके। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक, खबरों के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बहुत बेहतरीन है। नमस्कार।